और वहां पे चोरी चकारी इट इज वेरी कॉमन। मैम यहाँ कोचिंग होती है चोरी की। हो यस मैम, 6 महीने में बने हैं प्रोफेशनल। जो मजाक नहीं कर रहे, सीरियस है ये। ये क्या बोल रही हो बाबा? यस मैम, हमको वो जेल होना है। पॉकेट मारना सिखाते हैं यहाँ। कोचिंग होती है इसकी? यस मैम। बाप रे, ये तो मतलब हम लोगों के लिए जान देने वाली बात है। इस बात की कोचिंग होने लगी तो फिर गए हम दिल्ली, और मतलब उनका कोचिंग पुलिस होती से है भी कि टाई चोरी अप कैसे रहता करना है। है। यस सुनो, मैम। एक एक आप लोगों का वहां पे है ना, जहां पर बोला जाता है कि आए दिन चोरी होती है, लोग सामान लेके चले जाते हैं। मैम वो ऐसा कौन हर सा जगह है। है? कौन सा है वो प्लेस? मैं वहां पे मैम गई भी थी। चांदनी उसे चौक है, शॉपिंग चांदनी सेंटर भी चौक। कहा जाता मैम है। करोल बाग एरिया। करोल पहाड़। बाग प्लस चांदनी चौक है। एक और है। करोल बाग तो है ही है। मैम एक और सरोजिनी। एरिया है जहां पर बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत चोरी होती है। यस मैम, मैम पहाड़गंज में चांदनी चौक। चोरी कर लेते हैं और फिर उनको ना काटने के लिए बेच देते हैं। कटवा देते हैं उनको फिर पहाड़गंज में। लेकिन कौन सी वो प्लेस है? मैम बता तो रही हूँ, पहाड़गंज। नहीं, पाड़गंज नहीं है रे पापा। बहुत मैम बुरा हाल चांदनी है चौक। उसका। सरोजनी नगर। सरोजनी नगर में भी नहीं होती है। एक मैम चोर प्लेस है, बाजार। चोर बाजार। हाँ मैम दिल्ली में रहती है ना, चोर बाजार। मैम वहां मैम से लाल, एक मैम बंदे ने लाल किला का आईफोन काम करते खरीदा, रहिए। और वो आईफोन स्टोलन प्रॉपर्टी में काउंट हो रहा था। किसी ने उसकी एफआईआर करा रखी थी। बाप रे, क्या क्या बोलूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर वे एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। हम लोगों ने कल 136 तक कंप्लीट किया था, करेक्ट बात है। 137 हमें स्टार्ट करना था, करेक्ट नो? 137 वी नीड टू स्टार्ट। तो यस लेट्स मैम। स्टार्ट 137 प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। अब यहाँ पर है ना, क्या बोल रहा है पता है आपको कि 133। अब 133 में आप क्या पढ़ के आए? किसी को याद है? कल 133 में हमने देखा था रिमूवल ऑफ न्यूसेंस की बात की थी, है ना? यस 133 नोबिता। मैंने आप यस लोगों मैम। को एक पॉइंट्स टू पॉइंट्स एक एक चीज बताया था कि 133 क्या है। पब्लिक न्यूसेंस को लेकर काफी सारी बात हुई थी हमारी। तो यस मैम। 137 में जहां पर पब्लिक राइट इज डिनाइड का मतलब क्या होता है? प्रूफ करना पड़ेगा ना कि पब्लिक राइट को डिनाई किया गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसमें क्या क्या है ना कि देखो, जब ऐसी कोई बात होती है तो मैजिस्ट्रेट उस बात की इंक्वायरी करता है, और उसमें जो एविडेंसेस उसके सामने आता है, तो उसके हिसाब से 133 के अकॉर्डिंग जो ऑब्स्ट्रक्शन है, न्यूसेंस हो रहा है, डेंजर टू पब्लिक हो रहा है, रिवर, चैनल, अगर इन सारी चीजों को कुछ खतरा की बात आ रही है तो क्या होगा? मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर करेगा उस पर्सन को कि आके तू अपना जो भी बात है मेरे सामने आके कर। तो यहाँ पर जो ऑर्डर 138 को लेकर है, जब हम सेक्शन 138 पढ़ेंगे आप देखेंगे कि 138 का जो एविडेंस का बात यहाँ पे किया जा रहा है कि पर्सन क्या करेगा, जो मैजिस्ट्रेट होगा उसको क्वेश्चन करेगा कि भाई क्या बात है, तू ये सब क्या कर रहा है, तो वो एविडेंस इन सपोर्ट देखेगा उसके पास में क्या है। तो देखो 133 का मतलब क्या है? पब्लिक राइट से भी यहाँ कुछ प्राइवेट राइट को किधर तो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा भाई? इंक्वायरी करेगा, उसको चेक करेगा कि पब्लिक राइट को क्या प्रॉब्लम आ रही है ना? तो यहाँ पर प्रोसीजर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। द वर्ड डिनाइड का मतलब क्या होता है? मना करने की बात की जा रही है यहाँ पर। जहां पर ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, या किसी भी प्रॉपर्टी को डेंजर है, या कोई भी ऐसी बात है, तो ये आपको प्रोसीजर ऑफ पब्लिक राइट जहां पे डिनाई होती है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आपको 1 महीने की जेल, 200 रुपए का फाइन, 6 महीने की जेल, 1000 रुपए का फाइन, या आपको डंके की चोट पे समझ के लेने का है। ठीक है। नाउ कमिंग टू 137, मे आई रीड 137। और मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करी है, किधर डिफिकल्टी है, किधर प्रॉब्लम है, किधर कुछ है, तो बोलिए। एनी प्रॉब्लम जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया?
नो। नो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Where an order is made under section 133, public nuisance, Nobita, the purpose of preventing obstruction. Now what do you mean? यहाँ पर obstruction की क्या बात बोली गई है? obstruction बोले तो क्या? What do you mean by obstruction? अब ये जो सारे मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं ना पहले ही, nuisance, danger, किसको? public को, to use any river, channel of place of a magistrate shall on the appearance before him ask against whom the order was made, question him as to whether he denies the existence of any public right in respect to way, river, channel or a place. यानी कि जो हम रिवर की बात कर रहे हैं, हम धरती माता की बात कर रहे हैं, इनमें से किसी को खतरा है क्या, तो उसको लेकर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? प्रश्न करेगा, भाई क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्ट्रक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्ट्रक्शन? ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? रुकावट मैम, कोई चीज रोक रही है, जैसे पत्थर हो गया है, कुछ हो गया, रुकावट की बात की जा रही है, उसको प्रिवेंट करना। पब्लिक न्यूसेंस को कुछ हो रहा है, यानी कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। डेंजर है किसी भी पब्लिक को, जैसे कि वो पानी से, उस रिवर से कुछ भी खतरा हो सकता है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको फुल राइट है, ठीक है ना। बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138, हमने 138 पे आना है। into the matter if inquiry the magistrate finds a reliable evidence to support such denial, यानी कि मैजिस्ट्रेट को अगर ऐसा कोई भी एविडेंस मिलता है या ऐसी कोई भी बात लगती है कि भाई इसका एग्जिस्टेंस है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको डिसाइड करती है एविडेंस को लीड करने के बाद में कि इस मैटर को ऐसे स्टॉप करना है या ऐसा करना है। द पर्सन हु इज बीन क्वेश्चन बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 फेल टू डिनाई द एग्जिस्टेंस, यानी कि वो पर्सन जिससे प्रश्न पूछा गया है, अगर वो फेल होता है, डिनाई करता है उस बात को, तो क्या? तो पब्लिक राइट ऑफ अ नेचर इज रिफर्ड हु हैव बीन सच डिनाइड फेल टू अड्यूस अ रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट। यहाँ पर देखो 137 में क्लियर कट आपको क्या बोला जा रहा है। 133 का ऑर्डर की बात की जा रही है, पब्लिक ऑर्डर की बात की जा रही है, प्राइवेट जो राइट होती है पब्लिक की, उसके बारे में आपसे बात की जा रही है। तो 138 में क्या होता है ना, शो कॉज नोटिस निकाला जाता है कि तू सामने आ कोर्ट के और यू टेल मी द रीजन व्हाई आई शुड नॉट पास सच ऑर्डर, व्हाई आई एम नॉट एलिजिबल टू पास सच एन ऑर्डर। ठीक है, एनी डाउट? तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो रहेगा वो डिसाइड करेगा कि जो एविडेंस अगर उसे लगता है नहीं है तो ठीक है, अगर एविडेंस है तो मैटर उसके हिसाब से प्रोसीड करेगा। दिस इज अ प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। हाँ मैम, सच पर्सन विल नॉट बी फर्दर अलाउड टू डिनाई, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि भाई सच पर्सन शैल नॉट बी अलाउड फर्दर टू डिनाई, अगर एक बार उसे लगता है ना कि दिस एविडेंस है इस बात को लेकर, तो उस चीज को वो बाद में डिनाई नहीं कर सकता है। ओके मैम, ठीक है। यस मैम। नाउ 138 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये ना 138 को मैं एक बात से आपको कहूं, हम लोग 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बहुत सारे केसेस करते हैं, आपको तो पता ही है ये बात, है ना, पता होगी जो मैं कह रही हूँ आपसे कि 138 जैसे कोर्ट लॉयर्स है, तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में आपको नहीं पता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसका रेलेवेंसी इससे कुछ भी नहीं है, इसका रेलेवेंसी इससे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं क्लियर कट बात बोल रही हूँ आपको। यस मैम। प्रोसीजर वेरी अपीयर्स टू शो कॉज, यानी कि 133 नोबिता को लगता है भाई कि आप ये मुझे बताएं, इफ द पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर इज पास्ड अंडर सेक्शन 133, यानी एक पर्सन के खिलाफ ऐसे 133 का ऑर्डर हुआ है, तो उसे मैजिस्ट्रेट क्या भेजता है? शो कॉज नोटिस भेजता है कि बता हम तेरे अगेंस्ट ऑर्डर क्यों ना करें। तो उसको लेकर क्या किया जाता है? शल टेक अ एविडेंस, यानी कि उसका एविडेंस ऐसे लिया जाएगा कि जैसे समन्स केस की तरह, सामने समन्स भेजा जाएगा, वो आएगा और समन्स केस के जैसे क्या होगा? ट्रायल चलेगा। ओके, समझा? आगे, इफ द मैजिस्ट्रेट इज सैटिस्फाइड दैट द ऑर्डर आइदर as originally made to a subject such modification as he considers necessary or reasonable proper, the order shall be absolute without modification or as the case may be with such modification.
अभी ये ऑल्टरेशन की बात कर रहा है, चेंज करने की बात कर रहा है। अगर मैजिस्ट्रेट जो है इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड होता है जो उसने ओरिजिनली उस सब्जेक्ट के ऊपर किया था कि ये पानी, ये लैंड पे जो भी तकलीफें हो रही है वो नहीं आनी चाहिए, अगर उससे ये लगता है कि इस मॉडल को मॉडिफाई करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ऑल्टर करना चाहिए, तो वो रीजनेबल और प्रॉपर ऑर्डर करेगा जो कि एब्सोल्यूट होगा। अगर उसे लगता है कि मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफाई करेगा, नहीं जरूरत है तो उस ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, ऑल्टर नहीं करेगा। ठीक है। इफ द मैजिस्ट्रेट नॉट सो सेटिस्फाइड, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस। अब ये जो ना बहुत बारीकी सी लाइन है, प्रोसीडिंग्स की बात की जा रही है, केस की बात की जा रही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीडिंग्स केस? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? मैम अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया जाएगा। yes, अगर ma'am. एविडेंस Case खत्म। सफिशिएंट नहीं है, उन्हें लगता है कि नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो उसकी कार्रवाई वहीं की वहीं रोक दी जाएगी और उस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया जाएगा। समझा? उस प्रोसीडिंग्स को क्या कर दिया जाएगा? क्लोज कर दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं, ठीक है, जिस मैटर में रिवीजन नहीं हो सकती तो उस मैटर में क्या होगा? अपील। नहीं, समझो, चलो अपील भी नहीं हो सकती, ना रिवीजन हो सकती है, ना अपील हो सकती है, तो भाई रह क्या गया? रिव्यू। चल कुछ भी बोलती है, रिव्यू। मैम ये ऑप्शन दे रही है। प्रोटेस्ट पिटिशन मैम। Protest petition? Anybody else who can answer except protest petition? If the order is not revisable, we cannot file a revision against the order, nor the order is appealable, what option is left with you? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? क्या करोगे? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इतना इसमें मैंने पीएचडी वाला क्वेश्चन तो मैम पूछा क्या ही नहीं है। पूछा आपने मैम? इफ अगर हमें किसी ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन में जाना है, वो ऑर्डर को रिवीजन में भी नहीं जा सकते, उस ऑर्डर को लेकर हम अपील में भी नहीं जा सकते, तो क्या हमारे पास और कोई रेमेडी है? क्या यार, रिट हो सकती है ना, इतना क्या सोच रहे हो तुम लोग? Where the order cannot be revised, cannot be appealed, what remedy you have? आप रिट में चले जाओगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मैं हमेशा कहती हूँ आपसे। मैम ये तो दिमाग में आया ही नहीं है। हाँ, इतना दिमाग में आया ही नहीं। रिट तो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होगा तभी जा सकते हैं ना। हाँ, तो समझो ऐसा ऑर्डर होता है जहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, या ऐसा कोई सेक्शन है जिसके खिलाफ ना रिवीजन में जा पा रहे हो, ना ऑर्डर में आप ना ही अपील में जा पा रहे हो, तो उसको वहीं पे छोड़ देना है ना। क्लाइंट जा तू बर्बाद, रिवीजन में भी नहीं जा सकते, अपील भी नहीं हो सकती, तेरा ऑर्डर है लेके चल। यस मैम, रिट में जाएंगे। मैम अगर कोई फंडामेंटल राइट नहीं हुआ तो भी आप उस ऑर्डर के खिलाफ रिट में जाओगे। सिर्फ फंडामेंटल राइट ही रिट को लेकर है क्या? ये किसने सिखाया है आपको? मैंने तो नहीं सिखाया है कि जब सिर्फ फंडामेंटल राइट एक्सटिंग्विश होती है तो हम रिट में जाते हैं, बाकियों को लेकर हम रिट में जा ही नहीं सकते। मैम जितने रिट्स है वो सब तो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। अरे क्या बोल रहे हो आप? सोनिया, हम लोग साकर संकुल के अगेंस्ट जो हमारा डीम कन्वेंस का ऑर्डर होता है उसको लेकर हम अपील में जाते हैं क्या रिट फाइल करते हैं? उसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे एक्सटिंग्विश होते हैं? किसमें मैम? समझो साकर संकुल में कोई ऑर्डर होता है अपना, हाँ, उसके अगेंस्ट हमको डीम कन्वेंस का समझो ऑर्डर है अपना, ठीक है। डीम कन्वेंस जो सोसाइटी डीम कन्वेंस करके देते हैं ना हम लोग सोसाइटी को, आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द फॉर्मेशन, रिट में जाते हैं मैम। तो फिर उसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स एक्सटिंग्विश होते हैं हमारे? मैम राइट, देयर इज अ रॉन्ग, so that is addressed, there is a wrong which is addressed। सुनो, फंडामेंटल राइट की बात नहीं, where there is a wrong उसको एड्रेस करने के लिए हम रिट में जाते हैं। ये कितना रॉन्ग कंसेप्शन में नहीं बैठो।
हम लकीर के फकीर बैठने नहीं पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पर आपको लॉजिकल और बेसिक जो आपको समझने का है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने का है। उस्मा, ये कैसे बोल रही हो तुम सिर्फ फंडामेंटल बात, तो हमारी तो फंडामेंटल वहां पे राइट्स एक्सटिंग्विश ही नहीं होती है। हाँ बेटा। मैम हमारे को यही मालूम था। नहीं, तो यहाँ पर जहां पे गलत होता है वहीं तो हम कुछ ना कुछ रेमेडी तो होना ही चाहिए ना, या यस नहीं? मैम, यस तो मैम। अपील भी नहीं हो सके, रिवीजन भी नहीं हो सके, तो हम जाएं कहाँ? उस ऑर्डर को मैम गले का हार समझ के पहन के चलें? मैम हमें लगा तो वो बस कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई होता है। नो, हाँ। दैट इज ओनली द रॉन्ग थिंग ना। आपने कभी मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है, इसीलिए आप ये बात कर रही हो। यस मैम। और उजमा को हाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने पढ़ाया था, तब भी नहीं याद है ये बातें। चलो कोई ना, नहीं मैम, डजंट रिट मैटर। में नहीं गए थे। हाँ रिट ठीक है, तक चलो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। 139 power of a magistrate to direct a local investigation and examination of expert. Local investigation अगर magistrate को क्या लगता है? 137, 138 की बात करें। Now, what was 137? Procedure where existence of public right is denied. ये था अपना 137, करेक्ट है। 138 प्रोसीजर वेयर इट अपीयर्स कि कोर्ट को लगता है शो कॉज निकालेगा। आप भाई बता क्यों ना ऑर्डर करें तेरे खिलाफ। 137, 138, 139 अब इसका एक्सटेंशन है, ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ बात हाँ भी कुछ बात ना भी। क्या? द मैजिस्ट्रेट में फॉर द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इंक्वायरी करना पड़ेगा, 137 है, जहां पर पब्लिक राइट का कुछ इफेक्ट हो रहा है, कुछ बात आ रही है, तो किसी भी डायरेक्ट क्या कर सकता है? लोकल इन्वेस्टिगेशन बाय सच अ पर्सन टू, यानी कि किसी एक्सपर्ट को लगा के एक लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। भाई तू जा, मैं तो वहां से आ नहीं सकता, तो उस एक्सपर्ट को क्या करेंगे? सम्मन्स लगाती है। कौन लगाती है? कोर्ट लगाती है। क्या बोलती है? भाई तू एक्सपर्ट है, तू एग्जामाइन कर, तू देख इसमें कैसी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। क्या, सॉरी नॉट इंक्वायरी, कैसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ना? तो एक लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैजिस्ट्रेट लगाएगा। मैजिस्ट्रेट क्या बोलेगा? हम एक एक्सपर्ट को सम्मन लगाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ना कि अगर कोर्ट को लगता है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, तो उस हिसाब से क्या करेगा कोर्ट? लोकल इन्वेस्टिगेशन कराएगा 139 के अंदर, है ना? और ये जो 133 जो ऑर्डर होता है, ये कौन सा ऑर्डर होता है? 133 कौन सा ऑर्डर होता है? कंडीशनल होता है या परमानेंट ऑर्डर होता है ये? चलो जल्दी बताओ। Conditional order. यस, 133 इज अ कंडीशनल ऑर्डर। अगर आपको चाहिए तो आप अपने बैरक में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं हो फिर आप बोलो कि मेरे को याद नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि आप थोड़ा ध्यान लगाओ, मैं जो बोल रही हूँ मेरे वर्ड्स पे चलो। ठीक है, या एक्सपर्ट को क्या भेजा जाएगा? सम्मन भेजा जाएगा और उससे कहा जाएगा भाई तू लोकली इन्वेस्टिगेशन करके दे कि मैटर में क्या है। ठीक है, चलो ना 140 पावर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश अ रिटर्न इंस्ट्रक्शन, यानी रिटर्न ऑर्डर की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन यानी रिटर्न ऑर्डर की बात कर रहा है, जहां पर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा लोकल इन्वेस्टिगेशन। जो हमने क्या देखा? 139 एक्सपर्ट को ये सम्मन करेगा और बोलेगा भाई तू लोकल इन्वेस्टिगेशन करके दे। तो 139 में जब ऐसी बात होती है तो मैजिस्ट्रेट क्या बोलेगा? फर्निश सच पर्सन विद सच रिटर्न इंस्ट्रक्शन। नाउ लोकल इन्वेस्टिगेशन जो होती है, एक मिनट, हाँ, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन होती है जब कोई मैजिस्ट्रेट जो है एक्सपर्ट को बोलता है भाई तू जा, उस पर्सन को बोलता है कि तू इन्वेस्टिगेशन कर, तो उसके लिए वो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देता है और एक्सपर्ट जो है उसको समन्स इशू करता है कि जाके तू देख। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मैजिस्ट्रेट उसको बताता है कि कौन से तरीके से भाई तेरे को इन्वेस्टिगेशन करने की है। ठीक है, किस तरीके से करनी है? whether magistrate directs a local investigation by a person under section 139, तो मैजिस्ट्रेट में व्हाट में कौन से तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है?
सम्मन लगा दिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपर्ट को बुला लिया, लेकिन उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि तू जा और ऐसे ही तेरे को इन्वेस्टिगेशन करने की है। नाउ आगे देखो, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस की बात के बाद में furnish such person to such written instruction as may be necessary for its guidance। अब यहाँ पर क्या होता है, उसके गाइडेंस के लिए जो भी नेसेसरी होता है कि भाई हाँ तेरे को ये रिटन ऑर्डर देते हैं, इसको फॉलो करना, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, ये बोलता है आपको एक क्लोज। बी क्या बोलता है, डिक्लेयर बाय whom whole or any part of the necessary investigation। अब पैसा कौन भरेगा, यहाँ पर क्या होता है कि पैसा कौन भरेगा, who will pay the money, एक्सपेंस मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि मैजिस्ट्रेट जो भी एक्सपेंसेस भरने के लिए लगाएगा ना, वो उसको बोलेगा जो मैजिस्ट्रेट को जो ये केस का पर्सन रहेगा, यानी जिसके खिलाफ ये केस होगा, उससे कहा जाएगा कि तू इस एक्सपर्ट को पैसा भर, भले ही मुझे लग रहा है, और उसकी जो ओपिनियन ली जाएगी उस एक्सपर्ट की, यानी जो भी वो बोलेगा उसको एविडेंस में रीड किया जाएगा, जो को आपको देखो आगे बोल रहा है, द रिपोर्ट ऑफ सच पर्सन, यानी कि यहाँ पे कौन सी रिपोर्ट की बात की जा रही है, विच रिपोर्ट इज बीइंग said in the section, this report is prepared by whom, ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा, एक्सपर्ट, ठीक है, जिसमें वो क्या करेगा, लोकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और लोकल इन्वेस्टिगेशन के बाद में क्या होगा, वो प्रिपेयर करने के बाद क्या होगा, उसको एविडेंस में लिया जाएगा, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट समन कर सकती है, एग्जामाइन कर सकती है, उसको बोल सकती है कि तू आ विटनेस बॉक्स में खड़े हो, तुझे हम पूछेंगे, वो एविडेंस में तुझे लेंगे, तू कहाँ गया था, तूने किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है। उस हिसाब से क्या करेगा मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट whom the cost of summoning and examination shall be paid, यानी कौन पैसा भरेगा, ये बात यहाँ पे बोलता है, तो जिसके खिलाफ है वो ही पैसा भरेगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? नो मैम। चल 141 प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस, यानी कि जो ऑर्डर आपको दिया गया था वो ऑर्डर कैसा ऑर्डर है, वो एब्सोल्यूट है, जो है वो यही है। तो अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो क्या, तो एब्सोल्यूट और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे डिसओबीडियंस के, वो क्या होंगे। तो जब ऑर्डर किया जाता है और उसे हम अगर 136 में आते हैं कि आपने देखा था कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू डू सो, है ना, अगर आपको कोई भी बात ऐसी है तो 188 ऑफ आईपीसी हम देख के आए हैं, है ना, 188 ऑफ आईपीसी हम ऑलरेडी इस चीज में देखकर भी आए हैं। तो 141 आपको किस चीज की बात करता है, जब कोई ऐसा ऑर्डर होता है 136 में या फिर 138 में, जहां पर क्या करता है मैजिस्ट्रेट, शो कॉज निकालता है, आ भाई तेरे खिलाफ क्यों ना ऑर्डर करूं, ठीक है, आ भाई तेरे खिलाफ क्यों ना ऑर्डर करूं, तू क्या महाराज है क्या, हु आर यू, लेट मी सी। तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, नोटिस देगा, ठीक है, किस बात का नोटिस, रिमूवल कर, न्यूसेंस को रिमूव कर। उस नोटिस के अंदर क्या रहेगा, टाइम दिया जाएगा कि जो भी आपको परफॉर्म करने का है, ठीक है, जो भी कॉम्प्लायंस करने का है, इस ऑर्डर की कॉम्प्लायंस की बात की जा रही है यहाँ पर, और उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगर आप इस ऑर्डर की कॉम्प्लायंस नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी 188 की, जिसमें आपको 1 महीना 200 रुपए फाइन, है ना, और 6 मंथ्स दोनों भी हो सकते हैं। आपने आगे भी देखा 188 आईपीसी क्या बोलता है। तो जो मैजिस्ट्रेट शैल गिव अ नोटिस टू द सेम of the same to the person against whom the order was made, the shall and shall further require him to perform the act directed by the order, जो भी ऑर्डर किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसको परफॉर्म करने का है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब करना है, यानी उस ऑर्डर का कॉम्प्लायंस करने का है, ठीक है। एंड फर्दर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्ट डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर विद इन द टाइम टू फिक्स इन द नोटिस, यानी उस नोटिस के अंदर टाइम फिक्स लिखा रहता है
और आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर आप डिसओबे करते हो कि जा जो है करने का देख लेंगे अपने को क्या है, तो अपने को अगर क्या है तो आप लटकने के लिए तैयार हो जाओ, 188 की तलवार आपके ऊपर खड़ी है। ठीक है, अब आप सेकंड पे आ जाओ, क्या बोल रहा है इफ सच एक्ट इज नॉट परफॉर्म विद इन द टाइम, यानी कि जिस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए आपका जो टाइम पीरियड है परफॉर्मेंस का फिक्स किया गया था, अगर आप नहीं करते हैं तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? अगर परफॉर्म नहीं करते हो तो मैजिस्ट्रेट देखो क्या करेगा, आइदर बाय सेल एनी बिल्डिंग गुड्स और अदर प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय हिज ऑर्डर, यानी कि वो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, गुड्स है, तो जो पब्लिक के लिए डेंजर है, जो पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है, तो तुम भाड़ में जाओ, हम क्यों तुम्हें छोड़ेंगे, हम इस ऑर्डर करेंगे कि रिमूव बाय हिज ऑर्डर। ये आप अपने क्लॉज में देखो, रिमूव्ड बाय हिज ऑर्डर, आप सीधा सीधा सामने देखो, रिमूव्ड बाय हिज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रेस एंड सेल, यानी क्या करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको सेल आउट कर देगा विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जहां पर अगर समझो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया है उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से अटैचमेंट होएगी, सेल होएगा, और जिस ज्यूरिसडिक्शन में है उसको वहां पे ही सेल आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ सेल की बात की जा रही है। मैजिस्ट्रेट जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है, उसी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में मैजिस्ट्रेट उसको अटैच करवाएगा। ठीक है, नो सूट शैल लाई। अब इतनी बात है ना कि गुड फेथ में अगर कोई भी चीज की गई हो तो उसमें कोई भी जो मैजिस्ट्रेट है उनके खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते। ठीक है ना, किसी भी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ चले मत जाना कि उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में उसने कैसे क्या अटैच कर दिया। तो यहाँ पर आपको थर्ड में क्या बोला गया, नो सूट शैल लाई। 141 आपको क्लियर पिक्चर देता है कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया, ऑर्डर नहीं फॉलो करोगे, ऑर्डर में टाइम दिया गया है, नोटिस का आपको परफॉर्म करना ही है, डिसोबे करोगे 188 लगेगा। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है पैसे रिकवर करने हैं, आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाएगा, तू खुद भाड़ में जा, हमको तेरे से मतलब नहीं है। जहां पर पब्लिक की सेफ्टी को डेंजर है, प्रॉब्लम है, तो मैजिस्ट्रेट अपना किधर न किधर क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को ही सेल आउट कर देगा। उस ज्यूरिसडिक्शन में होगी, उसका अटैचमेंट करके जो पैसा आएगा उसमें से भी वसूल करके लेगा, लेकिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ओके ओके, 141 ओके। जी मैम। 142 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। अब ये ना इंजंक्शन का मतलब ही सुनते आप लोगों को सिविल की फीलिंग आनी चाहिए कि इंजंक्शन मींस सिविल। तो हम सीआरपीसी में सिविल कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं, तो वो सेक्शन है 142। ठीक है, कौन सा सेक्शन पढ़ते हो आप, जो कि आपको सिविल के बारे में नॉलेज देता है इन सीआरपीसी, इस सेक्शन नंबर 142। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज 142। अगर मैजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर करता है 133 के अंदर, अब मैं आपको बहुत ही बार बोल चुकी हूँ कि 133 क्या है, 133 क्या है, तो 133 अगर नोबिता है तो ऐसी कोई भी चीज है जहां पर ऐसे कोर्ट को लगता है, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इमीडिएट मेजर्स लेने की जरूरत है, हो सकता है बहुत डेंजर हो जाए, किसी पर्सन को इंजरी हो जाए, किसी भी पब्लिक को, तो इसके खिलाफ क्या ऑर्डर होता है, इंजंक्शन ऑर्डर उस पर्सन के अगेंस्ट किया जाता है, उसे ऐसा ऑर्डर किया जाता है टू प्रिवेंट डेंजर और इंजरी। ठीक है, जब तक इंजरी हो रही है ना तो 138 एक्शन में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नुकसान होगा तो ही इंजंक्शन ऑर्डर उठ के आता है। अगर डिफॉल्ट होता है इस बात को कि जो इंजंक्शन ऑर्डर किया गया है उसे ओबे नहीं किया जाता, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, हिमसेल्फ यूज्ड टू कॉज सच मींस ही थिंक्स फिट ओबिएट सच डेंजर टू प्रिवेंट सच इंजरी, यानी कि खुद से ही वो ये करेगा कि जहां पर लग रहा है कि ब्रीच होने का पॉसिबिलिटी है तो बस लगा देगा आप लोगों के ऊपर। ठीक है, और नो सूट शैल राय इन रिस्पेक्ट ऑफ
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर मैजिस्ट्रेट ऐसे कुछ करता है गुड फेथ में आकर कि वो डेंजर नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो ऐसे ऑर्डर्स करता है। लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ आप किसी भी गुड फेथ में किए गए मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। ओके मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, पर पता नहीं है। मैं अपना वीडियो ऑन करके बैठती हूँ, आप में से कोई भी नहीं करता है। चलो लेट मी फिनिश 143। मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब यहाँ पर रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, रिपीट नहीं हो इसके बारे में कह रहा है प्रोहिबिट करने के लिए डीएम साहब, एसडीएम साहब और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट in behalf में order any person not to repeat or continue public nuisance, यानी कि वो चाहे तो ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं किसी पर्सन के खिलाफ कि वापस से भाई तू ऐसा कोई भी पब्लिक न्यूसेंस करेगा नहीं जो स्पेशल या लोकल लॉ के अंडर आता है। ठीक है, आपने स्पेशल और लोकल लॉ कहाँ पढ़ा है आप मुझे बताओ। प्रोहिबिशन ऑर्डर को रेस जुडिकेटा लगता है क्या? नो मैम। नहीं लगता? नो मैम। क्या समझ आ रहा है जहां तक मैंने पढ़ाया है? यस मैम। मैम सेक्शन 4। एक मिनट, कौन सा सेक्शन 4? शिवानी कौन सा सेक्शन 4 भाई? मैम 5 है, सेविंग्स में है मैम। ओ, आपने लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के बारे में यस बोला। मैम। यस मैम। ओके ओके, मैं बोलूं कोई इसमें कौन सा रहेगा, इसलिए मैं चेक कर रही थी कि मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है क्या लिखते समय। नो मैम, स्पेशल और लोकल। ओके, इसलिए तो मैंने कहा कि शायद आप स्पेशल और लोकल लॉ के बारे में मैंने पूछा, फिर मैं यहाँ चली गई तो आपने बाद में उसे कहा। चलो कोई बात नहीं, आते हैं। एनी प्रॉब्लम बाबा? एनीबडी हैज प्रॉब्लम? विक्की, सोनिया, अपर्णा, गौरव, शिवा, शिवानी, No, पूजा, ma'am. आपको No, कोई no, ma'am. प्रॉब्लम? नो मैम। पक्का मजा आ रहा है, डिफिकल्टी नहीं लग रही है, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, ये अर्जेंट बोल रहा है, अर्जेंट। ये तो अर्जेंट तो बड़ी बात हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय अर्जेंट? यहाँ पे बोलता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। कौन सा मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्जेंट केसेस में? इन केस वेयर द ओपिनियन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट मैजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट। अब 144 आप लोग हमेशा इसे कर्फ्यू का नाम देते हैं, है ना? आप बोलते हैं क्या है ये मैम, आपको नहीं पता क्या? इसे कर्फ्यू कहते हैं, यस मैम, आता है ना 144 इसे लग गया। लॉकडाउन कहते हैं, है ना? आप इसको यही बोलोगी ना? यस मैम। मैं बोलूंगी रॉन्ग, ना ही इसे कर्फ्यू कहते हैं ना ही इसे लॉकडाउन कहते हैं। 144 ना ही इसे कर्फ्यू कहते हैं ना ही इसे लॉकडाउन कहते हैं। मैं मैम आपसे सीधी अर्जेंट जो बात कर रही केसेस हूँ। होता है उसमें लगता है। कौन से केसेस होते हैं? मैम अर्जेंट केसेस। अर्जेंट केसेस जो लगते हैं, तो क्या मैं ऐसे बोलूं 133 इज इक्वल्स टू 144? यस मैम। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? यस ऑब्वियसली मैम, बोल सकते हैं यार। यहाँ पर हर कोई फंडा एक ही लगाता है। आशाराम बापू जी का केस आप लोगों ने उसका
मूवी भी देख रखा होगा, है ना? यू मस्ट हैव सीन द मूवी ऑफ आशाराम बापू, नो डाउट। मैं तो विदाउट एनी डाउट कहूंगी कि आप लोग ने देखा होगा, है ना? हम मूवी तो नहीं देखा, पर इस केस को मैंने बहुत आश्रम। बारीकी से हाँ, 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 फॉलो किया है। जैसे है। स्टडी किया होगा, जिसमें इमरजेंसी लगी थी, एक्स पार्टी ऑर्डर पास किए गए थे, ऐसा कहा गया था कि भाई बहुत अर्जेंट है ये बात, क्योंकि एक दूसरा भी है, आशाराम बापू की भी बात यहाँ पे बोली जाती है। एंड देयर इज वन मोर स्टोरी, कौन सी तो ये है यार, राम रहीम वाला। राम रहीम वॉज, तो उसमें ऐसे था ना कि वो भी यहाँ पे लगता है, बट देयर इज लगता है, वन हाँ। मोर। राम रहीम तो ऑफ कोर्स है, जो 20 इयर्स का अपना ये जो बात है, राम रहीम तो ओके। एक और स्टोरी है जो एग्जैक्टली 144 के बारे में बताती है। आप में से किसी को पता है क्या? आप में से मैम किसी को साउथ पता है? वाला, साउथ वाला। मैम कोई मैम भी है रामलीला यार। मैदान, हाँ? मैम रामलीला मैदान। रामलीला मैदान और एक स्टोरी है, रामलीला तो है, मैम राम रहीम की स्टोरी भी यहाँ पे बोलते हैं, आशाराम बापू की भी स्टोरी यहाँ पे ली जाती है, 144 आया। बट डोंट से इट इज कर्फ्यू और लॉकडाउन, नो 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 नो, दिस इज नॉट अ कर्फ्यू, दिस इज नॉट अ लॉकडाउन, मैम पुलिस इसे also make a इमरजेंसी कहा mistake. जाता है। They also say hey कर्फ्यू है तर कर्फ्यू लगाएंगे. It's not curfew actually. Even police don't know. पुलिस को अकल ही नहीं है इस बारे में कि ये कर्फ्यू भी नहीं है, इसे लॉकडाउन भी नहीं कहा जाता है। 144 is equals to 133 which speaks about emergency। ये exactly आपको अर्जेंट केसेस के बारे में बताता है, इसीलिए 144 को इम्पोज किया जाता है। तो मैंने इसीलिए आपको स्टार्ट में ही कहा, ना ही ये कर्फ्यू है, ना ही ये लॉकडाउन है। मैम ये 133 में जो पीछे पड़ा है उसी को पावर दिया गया है उसका इश्यू करने का। यस यस, करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात है राजा। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि आप इसको 144 इज इक्वल्स टू 133 भी लिखें, इसीलिए तो मैंने आपसे ये बात कहा। आप इसमें आओगे, आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट भी आ रहा है, मैजिस्ट्रेट भी कितने महीने का लगाएगा, 2 महीने का लगाएगा। एक्सटेंशन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है 6 मंथ्स तक का एक्सटेंशन करने का। आप देखोगे, मैं आगे आगे आप लोगों को ये सारी बातें लेके चलूंगी। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है एक्स पार्टी कर देता है, भाई लोगों के लिए इतनी धर्म भाव मैंने तो कभी सुनी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट रखता रहेगा। वो बोलता रहेगा मैं अपने ही काम से इतना परेशान हूं, यहां पर क्या बोले, छोड़ो। पावर इन केस वेयर the opinion of DM, SDM, executive magistrate specially empowered the state government in his behalf, there is a sufficient ground of proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy। जहां पर रिटर्न ऑर्डर की बात की जा रही है, मटेरियल फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, रिटर्न ऑर्डर, इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी। इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी क्यों बोल रही है घड़ी घड़ी यार, ये आप ऐसे सोचते रहेंगे पक्का ही पक्का कि इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी के बारे में यहाँ पर मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ। 144 इज इक्वल्स टू इमीडिएट, उस बात को प्रिवेंट किया जाए, स्पीडी एक्शन लिया जाए, उसकी रेमेडी आ जाए, इसीलिए 144 बोला जाता है यहाँ पर। दिस इज 144, ठीक है। जहां पर ऐसे लग रहा था, आपने जब ARB का केस देखा होगा तो उस समय क्या हुआ था, वो आपने मूवी देखी होगी तो उसको पता है ना, पर्दा लगा के बिठाया जाता था, और जिस दिन ऑर्डर था यस he was made sit there, और जब उसने जो हीरो था whatever XYZ, उसने ऐसे आर्ग्यू किया जैसे कि कोई पिक्चर का सीन ही चल रहा था, एज गुड एज देखा जाए तो, है ना। आपने सुना होगा कि लास्ट में उसने जो कहा ये बात कि ही शुड बी पनिश्ड, इतना जोर से चिल्ला चिल्ला के वो बात अगर बोल रहा था कि इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे लॉयर्स जो है अल्टीमेटली चेंज होते रहे। आई थिंक सोनिया हैज ऑलरेडी फॉलोड, तो मूवी शायद देखी नहीं होगी। तो वाइल फॉलोइंग दैट आपने क्या क्या उसमें से सीखा, ARB के केस में से आपने क्या क्या सीखा? कैन एनीबडी टेल मी हियर?
so that I can touch 144. मेरे बच्चे तो एकदम फास्ट आउट होने चाहिए कि मैम ARB के केस में ये था ये था ये था है? अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ लगता है मैं। नो मैम, नो मैम। तो बोलिए फिर 144 को लेकर ARB के केस में क्या था? ARB किधर अरेस्ट हुआ था? दिल्ली में? मैम हमारे को नहीं मालूम। नहीं, चलो सोनिया बताएगी। Yes, ma'am. ARB को कहाँ पे अरेस्ट किया गया था? Where he was arrested lastly? Who, ma'am? ARB, Asharam Bapu. From his ashram. Where? Ma'am, that I don't know where his ashram is. Then how is kept in Jodhpur jail? Why? Ma'am, I think Rajasthan, no? तो वो जोधपुर में ही है ना, राजस्थान? हाँ. I couldn't make that out. Yes, yes, yes. मैम मध्य प्रदेश। उसको अरेस्ट मध्य प्रदेश से किया गया था। Ma'am, शायद son. Absconding son को MP से लिया था। Absconding son को MP से Son. लिया गया। हाँ. बराबर बराबर, दिस इज द करेक्ट पॉइंट कि एब्सकॉन्डिंग सन था, उसको मध्य प्रदेश से लिया गया था। तो ये आशाराम बापू को कहां से अरेस्ट किया गया था? Why he's been put behind the bar in राजस्थान? वहां पे क्यों उसको जेल में रखा गया है? He was performing some moonlight Activities. हवन या ऐसा कुछ उसका means I don't know how to explain. Yes, yes. वो function था with people, and after verification of the news report, उसके बाद 2 complaints की verification हुई। एक तो वो children की death, correct found he was found guilty, and the second one was the girls who came forward and who were struggling. So police was suing them, but this case brought the girls to the forefront, and there were 2 overlapping places. So one was ma'am, one was a school, and other was the other one was the hostel. correct. One was the school and other was the hostel. Correct. Now you're coming to the point. Yes. Then Ma'am, then actually it is a rare case where police didn't investigate, the news people investigated. And yes, it was the media. Yes, it was the media, and they pressed for further action. So then, yes, then police were cornered and they didn't know what to do. So then in a hurry, they took action, and then this was a reverse case of investigation. Okay. From the investigation, what did police come to the conclusion? The rape, because medical was not done in this case. Ma'am, because it was not possible, क्योंकि time lapse बहुत हो गया था. So it was not easy for them to find it out कि उनका हुआ है कि नहीं. So court relied on rarity of incident and its impact on the human mind of retention. Society. Yes, yes. I think this is one of the rarest cases where no medical was done. Woman's experience and the great detail in which she could explain what happened, in how much time, लगभग कितना time हुआ. So this was taken into consideration as true and correct experience. And lifetime में एक ही बार होता है. तो जिस पे हुआ था वो correct बोल रही थी. ये presumption है. ये correctly is a presumption. अब मेरे पास similarly, I'll tell you one more case. What has come to me? One of the girl is 8 years old. ठीक है? Mother took her to the police station stating that उसके father ने उसके साथ में rape commit किया है. So what police is supposed to do? Ma'am,
चाइल्ड विटनेस का केस है, तो इसको चाइल्ड विटनेस का केस हो जाता है ना मैम। हाँ, तो चाइल्ड विटनेस का केस हो जाता है, ठीक है, लेकिन अब ये स्टोरी कैसे प्रूव करेंगे कि उसके फादर ने उसके साथ में रेप किया है कि नहीं किया है? मैम मेडिकल एग्जामिनेशन। अरे पागल है क्या? एक 8 साल की बच्ची की मेडिकल एग्जामिनेशन, तुम समझ रही हो क्या बात है? तो मैम कैसे प्रूव होगा फिर? मैं बताती हूँ हाँ सोनिया मैम बोलो। मेडिकल भी होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं होगा मैम, होगा। मैं बताती हूँ ना मेरे केस में क्या हो गया। हाँ, मेडिकल से पहले पुलिस ने इस बार एक इंटेलिजेंट काम किया। उन्होंने ऐसे पर्सन्स को बुलाया जो उसकी काउंसलिंग कर सकता है। Ma'am, I was coming to that only. That there are sufficient facilities now, especially in Sassoon, where the stimuli can be presented under video recording, and stimuli so recorded can be interpreted. 3 times वो stimuli present करना पड़ता है और 3 times उसको correlate करना पड़ता है। Then only it can be concluded कि yes the story match हो रहा है कि नहीं। वो काउंसलर ने उससे पूरा क्वेश्चन पूछा। क्या उसने बोला कि मेरी मदर ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया है और उसने मुझे कहा है कि मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत की है। मेरे फादर ने मेरे साथ आज दिन तक ऐसी कोई हरकत नहीं की है, उस बच्ची ने ऐसे बोला। एंड पुलिस ने आफ्टर दिस उन्होंने पॉस्को नहीं डाला और उस लेडी से एक पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट लिखवा के ले ली कि नो ऑफेंस वाज कमिटेड बाय द फादर ऑफ द चाइल्ड एंड द चैप्टर वाज क्लोज्ड देयर। आपको लगता है कि कभी ऐसे पुलिस कर सकती है? हाँ मैम कर सकती है। मेरे को तो सच्ची में अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मेरे लिए तो बैड एक्सपीरियंस है कि मुझे नहीं लगता था कि पुलिस इस हद तक जाके उनका काउंसलिंग कराएगी। और जो आप ससुन की बात कर रहे हो ना, एग्जैक्टली उस प्रोसीजर को फॉलो करके उसमें से रिपोर्ट लिया गया और लेडी से एफिडेविट लिया गया कि आप जो केस कर रहे हैं दैट इज अ फॉल्स केस, बोगस केस। और उसने एज एन एफिडेविट पुलिस के सामने लिख कर दिया है कि मेरे बेटी के साथ में कोई भी रेप नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड के साथ में मेरी लड़ाई हुई थी, इस गुस्से में आकर मैंने ये केस को रजिस्टर करने की कोशिश करी थी। मैम ये नॉर्मल है। हाँ, ये नॉर्मल है। विमेन आर सो स्टूपिड कि ऐसी सिचुएशन आई आने के बाद फेल्ट सो बैड। मतलब बीइंग अ वुमन मेरे को इतना खराब लग रहा था कि मेन ऑल्सो सफर ना सोनिया। मतलब हम तो ठीक है समझ रहे हैं, जो वुमेन सही होती है ना, इन गलतियों की वजह से हमको भी फेस करना पड़ता है। वी ऑल्सो नीड टू फेस डर्टी शिट्स। अभी नहीं है, घुमा लगा हैं? मैम पर ट्रू एंड करेक्ट केसेस में भी ऐसे होते मैंने देखा है। आप अब क्या करते इसके होने के बाद में? हस्बैंड को क्या करना चाहिए? मैम दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, नहीं तो दे गिव डिवोर्स। तो डू यू थिंक कि आप डिवोर्स के लिए इट इज अ ग्राउंड, बट मेंटेनेंस और एलिमनी दे सकती है कोर्ट? हाँ देगी मैम। नो मैम, वुमन को नहीं मिलेगी नहीं देगी मैम। पर गर्ल को मिलेगी, बच्चे को मिलेगी, ट्रू। लेकिन जो वुमेन है अब वो बोलती है कि मैं आप लोगों के ऊपर झूठा सुसाइड केस ये ड्रग्स केस डालने वाली हूँ। सॉरी। हाँ मैम वो डाल सकती है, लेकिन प्रीवियस कंडक्ट है ना। हाँ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो प्रीवियस कंडक्ट तो है ना, वो उसे थोड़ी ना छोड़ के, मतलब पुलिस विल इन्वेस्टिगेट अगेन। और इसके खिलाफ कोई भी एफआईआर तो मुझे नहीं लगता है कि विदाउट गोइंग इनटू डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसके खिलाफ कोई एफआईआर करेगी। हमारी महाराष्ट्र की भी पुलिस ऐसे होनी चाहिए। आपको नहीं लग रहा है? एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो रिलक्टेंट होते हैं इन मैटर्स में। मैम पुराने टाइम में पुलिस वाज मच बेटर इक्विप्ड
क्योंकि उनका ब्रेन चलता था, उनके पास सिस्टम्स नहीं थे। उसी दिन हमने डिस्कस किया दैट इट इज ऑल कट कॉपी पेस्ट, बोलो रे क्या करना है, ऊपर जाओ नीचे जाओ लेफ्ट जाओ राइट जाओ, इसी में 90% टाइम गुजर जाता है। बाद में हमको बोलते हैं सामने जाइए, वहां पे पुलिस फॉन्ट है, उसके पास से जो लिखवा के लाना है लाइए, मैं स्टैम्प भर देता हूँ। यही सुबह बोला मैं अब तक लेके आती, करेक्ट। तो अब मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं फॉन्ट ही लेके जाती। सही है एकदम। चलिए बढ़ते हैं 144 की तरफ। सॉरी आपका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया था मैंने, थोड़ा लाइट मोड भी होना चाहिए यार, पढ़ रहे हैं कब से, है ना। चलो मैम बहुत 144। इंफॉर्मेटिव है, हाँ सोनिया क्या बोले आप? बहुत इंफॉर्मेटिव है मैम। थोड़ा होना भी चाहिए, थोड़ा लाइट मोड, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा चेंज, नहीं तो बोर ही होते जाएंगे बच्चे। हम लोग तो चलो थोड़ा सा नया समझेंगे, बट जो एलएलबी स्टूडेंट्स होंगे, क्या बोल रही है इतनी देर से, ऐसे करेंगे। मैम वो भी शार्पन होते हैं बिफोर एक्सपीरियंस, वो इतने शार्प हो जाएंगे डिस्कशन से, अगर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं तो इट विल बेनिफिट देम लाइफ लॉन्ग, क्योंकि अभी उनका माइंड फ्रेश है। हाँ एग्जैक्टली। तो समझो आप लोग सब जो यहाँ पे बैठे हैं, है ना, मैं क्यों डिस्कस करती हूँ ये सब। चलो 144 आपको बोलता है इन केसेस where the opinion of DM, SDM, executive specially empowered by the state government in the behalf sufficient ground proceedings under this section, an immediate prevention or speedy remedy is desirable. Such magistrate may written order stating the material facts of the case serve on the manner provided in section 134. Any person to abstain a certain act to take a certain order in respect of certain property in his possession and or his management, if such magistrate considers that such direction, magistrate considers, आगे कोई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? is likely to prevent or tends to prevent an obstruction or annoyance, injury to a person lawfully employed or a danger is human life, health or a safety, disturbance of the public tranquility, riot or an affray. अब यहाँ पर है ना, मैं थोड़ा टेक मार के बैठती हूँ ना, इसलिए ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर है ना, मैं आपको क्या बताऊं कि डायरेक्टली ये बात क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑर्डर की बात की जा रही है। 134 अपन देख के आए कि ऐसा लग रहा है कि दंगा हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो उस चीज को लेकर ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए कि मैजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्शन देगा कि भाई ऐसा सब ना हो, कहां पर एफरे ना हो, झगड़े ना हो, रॉयट्स ना हो, पब्लिक पीस में शांति बनी रहे, डिस्टर्बेंस नहीं हो, ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को, उनके सेफ्टी को। इस वजह से इन चीजों का जो यहाँ पर आप सर्टन एक्ट की बात कर रहे हैं, सर्टन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सर्टन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं अंडर हिज मैनेजमेंट, तो उसे क्या करना है, इन द इवेंट ऑफ मैनेजमेंट ये सारी बातों को समझ के ध्यान पे रख के चलना है, ठीक है। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इन दिस केसेस इमरजेंसी, अब यहाँ पर है ना अर्जेंट इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, जहां पर उन्हें लगता है तो कोर्ट खुद भी क्या करता है, एक्स पार्टी ऑर्डर करता है। कोर्ट को लगता है ना इमरजेंसी लगाना चाहिए, तो फटाफट वो इस केसेस में क्या करता है, सर्कमस्टेंसेस को ध्यान पे रखते हुए उन्हें क्या करता है, अपॉन द पर्सन यानी कि उस पर्सन को नोटिस देते हुए ऐसा ऑर्डर डायरेक्ट कर देता है, भले वो आए ना आए, एक्स पार्टी तो कर देता है, ठीक है। An order under this section may be directed to a particular individual or to a person residing in a particular place, area, or to the public generally when frequently or visiting a particular place or area. यहाँ पर सिंगल पर्सन की बात की जा रही है क्या? किसी ऑफेंस रिलेटेड बात की जा रही है क्या? कोई ऑर्डर के Yes, सेक्शन की ma'am. बात की जा रही है, किसी इंडिविजुअल की बात की जा रही है जो कि पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर एरिया, जो जनरल पब्लिक को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाने की आ सकता है, तो देयर इन देयर वहां पर 144 लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो सिंगल पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है, इंडिविजुअल की बात की जा रही है, जो उस पर्सन वो एरिया में रहता है, उस जगह पे रहता है जहां पर लोगों को नुकसान पहुंचने की या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसे लगते समय उन्हें 144 को लगाना है, ठीक है।
ये बोलता है आपको, सॉरी, ओके। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं कि क्या बोलता है आगे। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम मेकिंग देयरऑफ, यानी कि ये ऑर्डर सिर्फ 2 महीने का किया जा सकता है। कौन कर सकता है? मैजिस्ट्रेट कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। कितने टाइम पीरियड का कर सकता है? 2 महीने के टाइम पीरियड का कर सकता है, ठीक है, 2 months। अब प्रोवाइजो क्या बोलता है भाई, अगर ऐसी कोई बात आती है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है ना डेंजर है, किसको? ह्यूमन लाइफ को, उनके सेफ्टी को, झगड़े होने की संभावना है, तो ऐसे नोटिफिकेशन के अंदर जो मैजिस्ट्रेट ने इस सेक्शन के अंदर किया था, तो उसे 6 महीने तक एक्सीड कर सकता है, ठीक है। यहां पर आप देख लो, प्रोविजो आपको सीधा सीधा बोलता है मैजिस्ट्रेट 2 महीने के करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी 6 months का, ठीक है। तो क्या इस ऑर्डर को आगे जाके 6 महीने से और भी एक्सटेंशन मिलेगी क्या? तो आगे देखो, एनी मैजिस्ट्रेट में आइदर इट्स ओन मोशन, खुद से, खुद से, या किसी एप्लीकेशन जो पर्सन अग्रीव्ड है, यानी कि जो पर्सन इस चीज से कहीं ना कहीं उसे तकलीफ है, उससे लग रहा है ये नुकसान होने वाला है, तो इसको रिसेंड करवा सकता है, चेंज करवा सकता है, ऑर्डर को ऑल्टर करवा सकता है, या अंडर दिस सेक्शन खुद से, या मैजिस्ट्रेट जो उसका सबऑर्डिनेट हो गया यानी कि उसके नीचे वाला, या प्रेडिसर इन ऑफिस का मतलब है कि उसके साथ उसके बाद आने वाला ऑफिसर। तो 2 months का ऑर्डर अगर चाहिए तो कोर्ट ये क्या कर सकती है? सो मोटो कैंसिल भी कर सकती है, खुद से कर सकती है, सबऑर्डिनेट को बोल के कर सकती है, या उसका जो प्रेडिसेसर भाई उसको भी बोल के वो करवा सकती है कि भाई इस ऑर्डर को कैंसल करने की बात की जा रही है। कौन से ऑर्डर को? जो मैजिस्ट्रेट ने किया था, ठीक है, ऑन इट्स ओन मोशन या किसी पर्सन की एप्लीकेशन पे जो अग्रीव्ड है, यानी कि उससे उसको तकलीफ है, तो उस चीज में क्या कर सकता है? वो ऑर्डर को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, रिसेंड कर सकता है। हाँ हाँ बोलो। मैम इसमें कि फर्स्ट सबसेक्शन में ये कह रहा है कि डीएम, एसडीएम और ईएम जो होगा वो रिटन और बाबू एम्पावर्ड होगा स्टेट कंप्लीट गवर्नमेंट। करने दे दो ना। अच्छा, हम 6 और डिस्कस 7 करेंगे, भी है। 6th और 7th क्लास मुझे कंप्लीट करने दे दो, आई विल डिस्कस। फिर द स्टेट गवर्नमेंट आइदर इट्स ओन मोशन, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने 6 महीने का जो एक्सटेंशन ऑर्डर किया था, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैं स्टेट गवर्नमेंट बैठा हूं, मैं इस ऑर्डर को ये करता हूं, खुद से या किसी एप्लीकेशन जो पर्सन जो पार्टी है जो उससे तकलीफ है उसको, तो वो उसको ऑल्टर कर सकता है। और इस जो हमने 4 में देखा, क्या देखा? 2 months का ऑर्डर और 6 months का ऑर्डर को लेकर हम 6 में देख रहे हैं, जो आपको 4 क्लॉज के बारे में बता रहा है। तो 7 क्या बोलता है? जब कोई एप्लीकेशन 5 में या 6 में लगाई जा सकती है मैजिस्ट्रेट के सामने, स्टेट गवर्नमेंट के सामने, तो उनका क्या करना है? अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग बिफोर हिम आइदर इन पर्सन और बाय प्लीडर, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, भाई तू आ जा, ठीक है, या तो तू प्लीडर को लेके आ, या तो तू खुद आ जा, शो कॉज अगेंस्ट ये ऑर्डर हम क्यों ना करें जो मैजिस्ट्रेट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, और मे बी रिजेक्ट द एप्लीकेशन, यानी कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो उस एप्लीकेशन को होली या पार्टली रिजेक्ट कर सकती है, उस चीज को लेकर वो राइटिंग में रीजंस को रिकॉर्ड करे कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं। तो एक्स पार्टी स्टेट की हो या ये हो, तो एक्चुअली तो देखोगे आप बोलोगे मैम आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ी है क्या? ऑडी अल्ट्रम पैटर्न के बारे में नहीं पढ़ा है क्या? नो वन शैल बी कंडम अनहर्ड सुना तो रहेगा आपने, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 5 और 6 को लेकर अगर ऐसी कोई बात है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपियर होने के लिए, उसके बाद इन पर्सन आ जाओ या प्लीडर को लेके आ जाओ। ये ऑर्डर जो हुआ है, हम इस बात को क्यों ना रोके, क्यों रिजेक्ट करें? तो वो एप्लीकेशन को पूरी तरह से भी रिजेक्ट कर सकते हैं, पार्टली भी रिजेक्ट कर सकते हैं, और उसको करने के लिए वो रीजंस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ओके ओके, अब बोल उज़मा रानी। मैम ये हमने नोट्स बनाया ना, उसमें सब सेक्शन वाइज
हम याद कर रहे हैं ना, तो उसको चेक कर दीजिए। फर्स्ट सेक्शन में एडीएम, एसडीएम और ईएम रिटन ऑर्डर निकालता है एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और सेकंड में एक्स पार्टी ऑर्डर होता है कैन बी मेड केस ऑफ इमरजेंसी और केस ऑफ नोटिस, और थर्ड में अगेंस्ट में इंडिविजुअल के और पब्लिक अगेंस्ट में ये ऑर्डर हो सकता है। फोर्थ में ड्यूरेशन बताया 2 मंथ का और स्टेट गवर्नमेंट का 3 to 6 मंथ, और इसमें मैजिस्ट्रेट खुद से एप्लीकेशन के जरिए अल्टर कर सकता है। 6 में स्टेट गवर्नमेंट अल्टर करेगा, और 7 क्या है? मैम वॉइस जा रही है? नहीं बोलो 7 में क्या है? मैम 7 में क्या है? तो ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि तुम कहाँ चली गई पता है? फर्स्ट और सेकंड पे रह गई, जहां पर मैंने आपको क्या बोला, रुको मुझे 6 और 7 कंप्लीट करने दो, उसके बाद हम लोग आर्ग्यू करेंगे। आपने क्या किया वहां पर? आप एब्सेंट माइंडेड रहे, इसीलिए आपको पता ही नहीं चला कि मैंने 7 में बोला क्या। मैं यहाँ से लेके बताती हूँ आप क्या कर रही थी। नो मैम, कीवर्ड नहीं लिखा, वैसे आता है। तो यहाँ पर 7 में क्या बोलोगे आप? कीवर्ड में क्या बोलोगे? 7 सेक्शन में 5 का और 6 का आपको क्या बोलते हैं? मैजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कोई भी प्लीडर करता है को ऑर्डर। बुलाया जाएगा। हाँ, अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग बिफोर हिम, ठीक है? अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग बिफोर हिम इज योर कीवर्ड। ओके मैम, हो गया। चलो अब है ना, मैंने आप लोगों को 144 सिखाया है। अब आप क्या करोगे ना, 144A को आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कल, क्योंकि 144 और 144A लगभग सेम है। तो आप लोग मुझे 144A खुद से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? मैम चलो करेंगे, आप लोग करना 144A। अब 145 पे आते हैं हम लोग। प्रोसीजर वेदर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि क्या बोल रहा है? दो लोगों के बीच समझो पानी का मसला है, लैंड का है, या ब्रीच ऑफ पीस है, तो क्या होगा, क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है, पुलिस की रिपोर्ट अगर उनके पास जारी की गई है या उनको कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन आई है इसको लेकर कि ऐसा कुछ होने वाला है कि शांति भंग हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सैटिस्फाई होता है फ्रॉम द पुलिस रिपोर्ट, या तो ऑफिसर जो है कि उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव कर दी गई है कि डिस्प्यूट होने वाला है दो लोगों के बीच में, किसी ब्रीच होने वाला है लैंड को लेकर, वाटर को लेकर, या बाउंड्रीज को लेकर, तो जिस लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ऐसी सब बात होने वाली है, तो उसके हिसाब से मैजिस्ट्रेट उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन का ऑर्डर करेगा इन राइटिंग, और उसमें ग्राउंड्स लिखेगा रिक्वायरिंग द पार्टीज इन सच डिस्प्यूट, यानी कि वो क्या कहेगा कि आप दोनों में जिसमें भी डिस्प्यूट है, आप कोर्ट के सामने आ जाए, प्लीडर के थ्रू आ जाए, पर्सन के थ्रू आ जाए, खुद आ जाए, उस स्पेसिफिक डेट एंड टाइम आपको दी जाएगी, और आप अपने क्लेम्स को लेके आओगे कोर्ट के सामने, और उसके बाद में कोर्ट क्या करेगा? उस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट के ऊपर ऑर्डर करेगा इन राइटिंग, ठीक है? यहाँ पर देखो बिल्डिंग्स में क्या क्या आता है, बिल्डिंग भी आती है, मार्केट भी आती है, क्रॉप्स भी आती है, लैंड भी आता है, वाटर भी आता है, और फिशरीज की बात की जाए तो मछली जो निकालने का काम होता है ना, आपको पता रहेगा फिशरीज का मतलब होता है मछली निकालने का काम। प्रॉप्स को आप समझो उसे मूवेबल कहा गया है। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को जरा भी देखा होगा तो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वो क्या आगे क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन लैंड वाटर इंक्लूड्स बिल्डिंग, मार्केट्स, फिशरीज, मैंने आपको रीड करके बता दिया। प्रोसीजर ऑफ लैंड, उसके बाद में प्रॉफिट, अभी रेंट और प्रॉफिट भी इसमें कहा जा रहा है किसी प्रॉपर्टी में आते हैं, तो हमें ये बात का पता चल गया है कि शांति भंग होनी है
तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको लेकर रिटन स्टेटमेंट लेगा सामने वाले से भी और उससे भी, जो दो पार्टी है, या लैंड को लेकर उनका डिस्प्यूट होने वाला है या वाटर को लेके डिस्प्यूट होने वाला है, तो लैंड में क्या क्या इंक्लूड करेगा, बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स, और उसके साथ में आपने रेंट एंड प्रॉफिट्स भी देख लिया। ठीक है, अ कॉपी ऑफ ऑर्डर शैल बी सर्व इन अ मैनर, आपको समन्स के थ्रू वो कॉपी अगर आप नहीं हो तो एटलीस्ट जो है वो 1 कॉपी को पब्लिश किया जाएगा ऐसे कॉन्स्पिशियस प्लेस पे जहां पर ये मैटर का होना पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। द मैजिस्ट्रेट शैल देन विदाउट द रेफरेंस टू द मेरिट्स ऑफ द क्लेम, यानी बिना रेफरेंस में जाए उस क्लेम के, ठीक है, एनी ऑफ द पार्टीज राइट टू पजेस द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। यहाँ पर देखो थोड़ी सी ना सिविल की हवा लगेगी, यहाँ पे देखो पजेशन को लेकर यहाँ पर जो है वो सिविल कोर्ट है वो डिसाइड करता है, पजेशन सूट जो होता है ना वो सिविल कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। Pursue the statement to put in here the parties receive all such evidences as may be produced by them. Take further evidence, if any, if he thinks necessary as possible to decide whether and which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 in the possession of title. अभी यहाँ पर है ना एक बात मैं आपको बताती हूँ, प्रिजम्पशन का बहुत बड़ा गेम है यहाँ पर। ठीक है, अब समझो डिस्प्यूट जो रेज हुआ है दोनों साइड से जो डिस्प्यूट रेज हुआ है, अब यहाँ पर ना आप जैसे आगे देखोगे ना 2 months और नेक्स्ट बिफोर जो प्रोविजो आपको बताएगा कि कौन पोजीशन में था, यहाँ आपको प्रोविजो क्लियर करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा क्लियर, 145 जो है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस केस को डिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ प्रिवेंशन एक्शन लेता है। जो भी पोजेशन रिलेटेड सूट और केस होते हैं, वो जो केसेस होते हैं वो सिविल ही सूट डिसाइड करता है, यानी कि सिविल जज जो होता है उस केसेस को डिसाइड करता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है 125, 126, 127, 128 ये क्वाजी सिविल में आते हैं, तो 133 भी सिविल में आता है, जैसे अपन क्वाजी सिविल बोल रहे हैं। 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 से मैं अगर कहूं 143 तक, ठीक है, ये सब क्वाजी सिविल में आते हैं। 145 से लेके 148 भी आपको क्वाजी सिविल के बारे में ही जानकारी देता है। अब जो प्रोविजो है आपको बताएगा, देखो क्रिमिनल रिपोर्ट जो आती है, यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट की बात यहाँ पे की गई है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज बीन wrongfully dispossessed, मेरे घर से, मैं ओनर हूं और मुझे घर से wrongfully dispossess किया गया है, निकाला गया है, चल तू निकल इधर से बाहर, तो नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑन विच द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, अब ये ना लाइन जो है ना बहुत छोटी सी है, बहुत बारीकी सी है, नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑन विच द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर 2 months की बात की गई है कि 2 months के बाद अगर किसी को फोर्सिबली निकाला गया है, तो पुलिस रिपोर्ट आने के बाद या पहले उस पार्टी का पोजीशन था, ये समझा जाएगा। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद या पहले उस पार्टी का पोजीशन था, ये समझा जाएगा। यहाँ पर प्रिजम्पशन की बात आती है कि उस प्रॉपर्टी में कौन था, हाँ, उस प्रॉपर्टी के अंदर कौन था, किसकी प्रॉपर्टी थी, ओनरशिप टाइटल किसका था। मैं फिर कह रही हूँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है इस केस को डिसाइड नहीं करेगा, वो खाली प्रिवेंटिव एक्शन ले रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, फिर मेरे पर दोष मत बोलना ये बात का, आपने ये नहीं बताया। मैम ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके देखो, प्रोवाइडेड क्या बोलता है, इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसे लग रहा है कि किसी भी पार्टी जिसकी ओनरशिप थी, जो ओनर था, उसको फोर्सिबली या रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया है, जबरदस्ती या बिना गलती से उसको निकाला गया है, तो विद इन 2 months फ्रॉम द नेक्स्ट बिफोर द डेट
यहाँ पर 2 मंथ्स की जो बात कही जा रही है ना, तो यहाँ पर प्रिजम्पशन स्टार्ट होता है कि मैजिस्ट्रेट कैसे प्रिज्यूम करेगा, 2 मंथ्स के बाद, यानी कि पुलिस ऑर्डर के 2 मंथ के बाद किसी ओनर को फोर्सिबली निकाला गया है या उससे पहले, तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी कि दैट पार्टी वाज इन द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बताती हूँ। अदर इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द मैजिस्ट्रेट, या ऐसी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट के पास आई है आफ्टर द डेट और बिफोर द डेट, डेट के पुलिस रिपोर्ट के बाद। मैम आई वांट टू इंटरवीन। मैम हाँ। मतलब जब इंसिडेंट होता है हाँ तब हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, हाँ करेक्ट। and then at least one person from control room must survey the place. करेक्ट, वो जाके वहां पे जाएगा कि क्या है। तो पुलिस Correct. डायरी में ये आना जरूरी हो जाता है। परफेक्ट, कंपलसरी है स्टेशन डायरी जो भी उस दिन का रूटीन वर्कआउट है उसमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, और फिर उसके बाद who will tell the magistrate? They have to inform, right ma'am? यस ऑफ कोर्स द पार्टी। हम जाके बोलेंगे और कोरिलेट करेंगे। मुझे इन दो चीजों में कंफ्यूजन है। सुनो ना, हम जाके यानी पुलिस रिपोर्ट आने के बाद मैजिस्ट्रेट विल कम टू द कंक्लूजन हाँ, कि yes, उस ma'am. प्रॉपर्टी में पोजीशन में कौन था, क्योंकि वो डेली जो डायरी है उसे मेंटेन किया जाता है ना, पूरे दिन का काम लिखा जाता है, ये हुआ वो हुआ जो भी उनका रहता है, तो वो रिपोर्ट बनाते हैं। तो वो जो स्टेशन डायरी है उसमें वो लिखते हैं कि जब ऐसा कोई होता है तो वो ऑन द स्पॉट पुलिस रिपोर्ट बनाई जाती है, तो उसमें देखा जाता है कि हु इज इनटू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझा? हाँ, तो यस मैम। मैजिस्ट्रेट को क्या प्रिजम्पशन करना है? जी मैम। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप कुछ बोल मुझे रहे यही थे? कंफ्यूजन था कि पुलिस तो बोलती है हम कुछ नहीं कर सकते, सिविल मैटर है। तो वहां पे अगर कोई मर भी जाता है मैम, तो भी 302 के अलावा कुछ नहीं होता है। मेरा ये हमेशा से कहना था कि देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व, वन इज द विक्टिम, 2 इज द अक्यूज्ड, एंड इन कंप्लायंस पार्टी में पुलिस को आना चाहिए, कंप्लायंस में, करेक्ट, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। बट पुलिस में हम कुछ नहीं कर सकते, और ये मैंने दिल्ली में भी देखा है, और पुणे में तो एवरी टाइम दिख ही रहा है, महाराष्ट्र में, कि हम नहीं कर सकते। देखो हमारे पास बोर्ड लगा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी प्रोविजन के अंडर में जस्टिस परडीवाला ने कहा था दैट पुलिस एक्शन इज मैंडेटरी, इट इज द फर्स्ट एक्शन। मैंने आपको वही बोला ना, पुलिस हैज टू टेक द कॉल। तो वो लेते नहीं है मैम, और अगर आते भी हैं तो एंट्री नहीं होती है। मैजिस्ट्रेट को बोलो शो कॉज निकालने के लिए उनके अगेंस्ट। तो मैम वी टू इंसिस्ट on that also as evidence, right? Correct. That is what I wanted to ask. Yes. Okay. I think now your concept is clear. 2 months, 6 now months. my concept is clear. Yes, ma'am. Yes. Sure. हाँ उस्मा क्लियर हुआ बेटा? तुम्हारी आवाज मेरे को एक वर्ड भी नहीं सुनाई दे रहा है। लावण्या मैम, 4th का कीवर्ड। 4 का कीवर्ड? का कीवर्ड पूछ रही हो ना? यस मैम। लिखो। यस मैम। The title will be decided by the civil court. ऐसे डालो उसमें फिलहाल।
Possession title is to be decided by the civil court. और प्रोविजो का कीवर्ड लिखो 2 months के बाद अगर ओनर को फोर्सिबली निकाला जाता है तो पुलिस रिपोर्ट इज टू बी प्रोवाइडेड एंड द मैजिस्ट्रेट हैज टू प्रिज्यूम दैट हु इज इनटू द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. मैम थोड़ा धीरे धीरे. मैम 2 months के आगे पॉसिबली अगर ओनर को डिस्पोजेस किया जाता है. मैम कैन आई रिक्वेस्ट यू समथिंग? प्लीज प्लीज. मैम स्टेशन डायरी पे आप एक जब भी अलग आप से मिले, हाँ मैम, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन दैट एंड हमको धक्के खा के सीखना पड़ता है. ओके डन. मैं एक दिन आई विल ब्रिंग इट ऑन सिर्फ ऑन द स्टेशन डायरी. यस मैम. 2 months possibly when ओनर इज डिस्पोजेस्ड. owner is dispossessed, तो क्या किया जाता है? Police is supposed to submit a report. Yes, ma'am. On the basis of report, the magistrate has to make a presumption that who's in the possession of the property. Okay. Now fifth क्या बोलता है कि अगर ऐसी कोई गलत इंफॉर्मेशन आई है मैजिस्ट्रेट के पास में तो मैजिस्ट्रेट को उस इंफॉर्मेशन को लेकर उस ऑर्डर को टोटली कैंसिल करना है या स्टे लगाना है. ये मैजिस्ट्रेट की मर्जी है. ठीक है. एनी सच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट व्हिच इज रॉन्ग, द मैजिस्ट्रेट पासिंग एन ऑर्डर कैन कैंसिल और या तो इवन स्टे द ऑर्डर. ठीक है. मैम फिफ्थ का बता दीजिए. wrong information. Yes, ma'am. Wrong information to the magistrate. Yes, ma'am. Magistrate can cancel his order or even stay his order. ठीक है. मैजिस्ट्रेट ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है या स्टे भी लगा सकता है. ओके मैम. अब इसका 6 क्या बोलता है कि समझो किसी पर्सन को रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया है तो उस पर्सन को क्या किया जाएगा, उसको वापस से उस पोजीशन दे दिया जाएगा. मैं आपको बताती हूँ. जब मैजिस्ट्रेट एविडेंस लेता है और मैजिस्ट्रेट जब एविडेंस लेते समय ये कंक्लूजन पे आता है, वो डिसाइड कर लेता है कि कौन सी पार्टी इज टू बी इन अ पोजीशन एंड हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ अ मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स दैट वन ऑफ द पार्टीज वाज, यानी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि जो एक पार्टी थी, वन ऑफ द पार्टी, यानी एक सच बोलता होगा एक झूठ बोलता होगा, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी में पोजीशन में थे. शुड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, जो हमने क्या देखा 4 के अंदर कि मैजिस्ट्रेट विदाउट द रेफरेंस ऑफ द मेरिट क्लेम, आप देख के आए, क्लॉज नंबर 4 आप देख कर आए थे. ठीक है. सुन रहे हो. Treated of being in such Yes, possession of the said subject shall issue an order declaring such party to be entitled to a possession of such possession until eviction, and when he proceeds under the provision of subsection 4 may restore to the possession that party forcefully and wrongfully disposed. यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि मैजिस्ट्रेट जब ये एविडेंस ले रहा था उसे समझ में आ गया कि वो जो पार्टी थी जो कह रही थी कि मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया है, रॉन्गफुली ये कर दिया गया है और बिना लॉ को ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते मुझे इविक्ट कर दिया गया था, मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तो इस ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट से उसको उसकी पोजीशन को रिस्टोर करके दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा ये ले तेरी पोजीशन, तुझे मुबारक हो. ठीक है.
ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर मेड ऑन सबसेक्शन शैल बी सर्व पब्लिश इन द मैनर, जैसे कि सबसेक्शन 3 में पब्लिश करना है उनको उसी तरीके से करना है। द कॉपी ऑफ समन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि समन्स की कॉपी भेजी जाएगी और उसको क्या किया जाएगा, एटलीस्ट एक कॉपी जो कि उसे पब्लिश किया जाएगा और कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगाया जाएगा। ये बोलता है बी क्लॉज, जो कि हमने सबसेक्शन 3 में पढ़ा है ऑलरेडी। उसके बाद में व्हेन अ पार्टी टू सच प्रोसीडिंग्स डाइज, अगर कोई मर जाता है तो भाई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। ठीक है, इंक्वायरी कंटिन्यू होगी, क्वेश्चन जो अराइज हुआ है अब रिप्रेजेंटेटिव उसको फॉलो करेगा। 8 बोलता है पेरिशेबल गुड्स की बात अगर करता है तो उसको बेच बाच के जो भी पैसा आएगा उसके बाद कोर्ट उसको डिसाइड करेगी या तो सेल कर देगी। 9 तो क्या बोलता है, मैजिस्ट्रेट अगर उसको लगता है कि किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स पे उन्हें समन्स इशू करना है तो कोई भी पार्टी को विटनेस भी ले सकता है कोर्ट। ठीक है, विटनेस डायरेक्टिंग टू अटेंड और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अ थिंग, यानी अगर कोर्ट को लगता है तो किसी भी पार्टी को विटनेस के थ्रू बुला के और वो उसे पूछताछ कर सकता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू डेरोगेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ 107। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 107 के बारे में आपको क्या बोल रहा है? हाँ, विटनेस रिटन ऑर्डर्स को लेकर आपने 107 में पढ़ा रहेगा, याद होगा तो मुझे लगता है याद तो होना चाहिए कि 107 बोलता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, है ना? इन अदर केसेस की बात करती है, यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ऐसे लगता है कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब हो सकता है, रॉन्गफुल एक्ट हो सकता है, तो उस हिसाब से वो ऑर्डर करता है, शो कॉज नोटिस निकालता है, जो कि हमने 107 में ऑलरेडी पर रखा था। सिक्योरिटी की बात थी, शो कॉज नोटिस की बात थी, उसमें वो बॉन्ड लेके रहता है 1 ईयर का, है ना? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शल बी डीम टू बी डेरोगेशन ऑफ द पावर्स, जो कि 107 के पावर्स होते हैं वो यहीं पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स एंड अप। मैम हम्म, मैम ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। तू मैम सिविल के इसमें केसेस, यही है ना तू मैम, सिविल के इस केसेस कैसे चलाएगी फिर भाई? मैम वो तो आपकी बात है ना, एग्जाम निकालने के लिए पूछ रहे हैं हम तो बस। मैम इसमें